नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर अच्छी खासी फाइनली एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एक तरफा हमने यहां पर प्राइसेस जाते हुए देखे थे और 2400 के आसपास थोड़ी सी रैली सोने में थकती हुई भी नजर आई थी और एक फाइनल प्रॉफिट टेकिंग पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स पर 2 नए लॉन्चेस की। मिनी ऑप्शंस यहां पर आए हैं, क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में ही। क्या हैं इसके मायने, कैसे इसमें हम ट्रेड होता हुआ देखेंगे और पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा, इस पर भी होगी बात। साथ ही बात करेंगे गेहूं और चावल की, जहां पर सरकारी खरीद में कुछ कमी आते हुए देखी है, स्पेशली गेहूं में, जहां पर सरकार का प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले हाई है, लेकिन बाजार को ऐसा लगता है कि शायद ही गवर्नमेंट उतना गेहूं यहां पर प्रोक्योर कर पाएगी। क्या है रीजंस, क्या है कंस्ट्रक्शंस और किस तरह के सरकार की तरफ से यहां पर नजर है, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी, साथ ही आम्रपाली ग्रुप के सीईओ चिराग ठक्कर होंगे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गेहूं पर, जहां पर वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्लियरली यहाँ पर सोने चांदी पहले टच करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। सोना 2.5% न्यूयॉर्क मार्केट्स में गिरा, चांदी 5% तक लुढ़की और ये सिर्फ न्यूयॉर्क मार्केट्स तक ही नहीं रहा। आज एशियन मार्केट्स खुलते ही हमने कुछ और मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी। चिराग, कैसे देखते हैं आप सिल्वर प्राइसेस एज ऑफ नाउ, क्योंकि 5% की गिरावट है, ऑलमोस्ट 29 छूने के बाद अब हम 27 के नीचे कर रहे हैं कारोबार। नमस्कार मनीषा जी। सो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि ये करेक्शन कहीं ना कहीं आना जरूरी था फॉर अ वेरी हेल्दी मार्केट। आई बिलीव देयर इज अ करेक्शन मोड यहाँ पे। ऐसा देखा जा रहा है कि ये कंसोलिडेशन मोड पे जाएगा और फिर अपनी चाल बदल के या ऊपर की ओर वापस जाएगा और वापस नीचे आएगा, यही आगे देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर डीएस्केलेशन देखें, जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा कम होता हुआ भी नजर आया है, तो उसके कारण भी यहाँ पे करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग ज्यादातर देखने को मिली है। हम्म। चिराग, आप कहेंगे कि बहुत ओवर ड्यू थी ये प्रॉफिट टेकिंग और बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस खरीदारी भी नहीं आ रही थी, तो कंज्यूमर्स के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से ये प्रॉफिट टेकिंग पॉजिटिव मानी जाएगी? बिल्कुल, ये इसको पॉजिटिव तरीके से ही मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एस्केलेट होते होते जब ऊपर गई थी चांदी, जो $29 का ये साल का हाई है, और एमसीएक्स पे अपने इंडियन इंडियन मार्केट में तो वी सॉ लाइफ टाइम हाई। एट द सेम टाइम अगर देखें तो 78,000 79,000 इज अ गुड लेवल, जहां पे ये इससे नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है इसकी। हम्म। अब आगे जाके एक फेस्टिवल सीजन भी है, शादियां भी शुरू हो रही हैं, अक्षय तृतीया है आगे जाकर, तो किस तरह की सेल्स अब इन करंट प्राइसेस पे एंटिसिपेट करेंगे? जो आप शायद 88 पे कर रहे थे, वो अब अराउंड 79 80 की अगर बात करें, तो आपको लगता है सेल्स बढ़ेंगी? क्या वो कैलकुलेशंस में कुछ बदलाव आया है? अ, अभी तक फिजिकल डिमांड अभी तक मार्केट में देखने को नहीं मिली। या। आफ्टर इवन आफ्टर ऑल दिस करेक्शन, हम्म। अभी तक फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं आई है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो अभी जो लेंडिंग कॉस्ट है, इंपोर्ट सिल्वर इंपोर्ट का जो लेंडिंग कॉस्ट है, उससे भी अभी काफी डिस्काउंट में मार्केट चल रही है। बट मेरे हिसाब से अगर ये भाव भी अगर यहाँ पे सस्टेन हो गए, तो वी कैन सी फिजिकल बाइंग कमिंग इन, जो ओवर ओवर एंड अबाउट द ग्राउंड का जो सिल्वर है वो मार्केट में आना शुरू होगा, और एक नई डिमांड ये लेवल से हम देख सकते हैं आगे। ओके। किशोर, आप कैसे देखते हैं करंट सिल्वर प्राइसेस? बिकॉज तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सभी को रही है। जो ये करेक्शन देखने को मिली है, आप कहेंगे ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, और अब सेकेंड हाफ के लिए किस तरह के टारगेट्स हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक यस, आई थिंक करेक्शन काफ़ी टाइम से ड्यू था। एंड जैसा मिडल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिक्स, स्पेशली जो ईरान एंड इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो थोड़ा सा प्लेट डाउन है। आई थिंक एज ऑफ नो टेंशंस थोड़ा ईज हुआ है मार्केट, इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। सिल्वर आपको प्रॉब्ली 79,000 78,000 तक इंडियन मार्केट्स में गिरावट देख सकते हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स थोड़ा सा मैं नीचे उसको सेलिंग करके चलना चाहता हूँ। एनीथिंग क्लोज टू अराउंड 79,000 78,500 के आसपास आप शॉर्ट साइड का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो 2-2,500 रुपये फर्दर है। अगर बाइंग करना है तो आई विल प्रेफर प्रॉब्ली 75,000 इज़ अ बेटर लेवल टू बाय मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो अगर 3 4 6 महीने अगर रखना चाहता है, तो प्रॉब्ली एनीथिंग क्लोज टू 72-75,000 के बीच में जो है ना, वो लेवल्स बेहतर लगता है। सो इंट्राडे यस इट्स अ सेल। एनीथिंग अबाउ 80,000 80,500 के आसपास आप बिकवाली करके चले। नीचे में 79,000 का स्टॉप टारगेट रख सकते हैं।
जहाँ तक गोल्ड की सवाल है, प्रॉब्ली यहाँ पे भी 70,700 के आसपास इसमें सेलिंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड में आपको 70,200 या 70,000 तक भी आपको लेवल आज देखने के लिए मिल सकता है। किशोर, वो उस लाइन का क्या हुआ कि इस साल 1 लाख के पार? अरे बिल्कुल, वो तो जैसा अपना बात हुआ था, करेक्शन तो सिल्वर में आता ही रहता है एंड इट इज़ ऑलवेज ए वोलेटाइल मेटल। सो आप 30% बढ़ने से पहले 15% करेक्ट होना, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी करेक्शन सिल्वर में आपको 2-3 दिन में ही मिल सकता है। सो इट्स अ वेरी हाईली स्पेकुलेटिव एंड हाईली वोलेटाइल मेटल। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिल्वर। मुझे उस कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है कि सिल्वर नेक्स्ट हाई दिखाएगा एंड प्रॉब्ली लाख को पार करेगा। बट जो इन्वेस्टर्स ऐसा करेक्शन देख सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं, उन्हीं के लिए सिल्वर एक इन्वेस्टेबल ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। और जिनको रह गया था चांदी खरीदना, वो अब यहाँ पर खरीद सकते हैं। और जैसे कहा गया, अपटिक्स पे बेच के काम करना है, 79,000 नीचे में जा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म खरीदार हैं तो 75-76 तक अब इंतजार यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही चिराग, अब यहाँ पर इंडियन इंपोर्ट्स को लेकर क्या है? ऑफकोर्स हम सीपा में जो गैप है उसका फायदा इंडियन मार्केट्स को उठाता हुआ देखते रहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन है, मार्च का भी इंतजार है एज ऑफ नाउ। लेकिन अनऑफिशियल नंबर्स जो आपकी समझ में आ रहे हैं ऑन ग्राउंड, अब कैसे नजर आते हैं? देखिए, जो सीपा का जो इंपोर्ट है उसके अंदर और जो रेगुलर इंपोर्ट है जो दूसरे विदेशी मार्केटों से होता है, उसके अंदर तकरीबन लास्ट ईयर तक 6% का एक गैप था, जो ये साल से मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल इट विल बी 9%। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जो भी पहली चांदी आएगी वो यूएई सीपा एग्रीमेंट के अंदर ही आएगी, और वही की वही चांदी पहले जब तक खपत नहीं हो जाती इंडियन मार्केट्स में, तब तक बाहरी मार्केट से जो यूजुअली चांदी आती थी, वहां से चांदी आना थोड़ा सा रेशियो में बहुत से परसेंटेज पे वो कम हो जाएगा। तो कोई एग्जैक्ट कोई फाइनल नंबर जो आप देखते हैं सिल्वर इंपोर्ट्स के लिहाज से? मेरे हिसाब से गोइंग डाउन द होल ईयर वी विल बी मेकिंग एन एवरेज ऑफ 5,500 और एटलीस्ट 6,000 टन्स। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, बिकॉज लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स किए थे। लास्ट ईयर वी वर नॉट इवन नियर टू द रिकॉर्ड इंपोर्ट्स एज इट वाज एंटिसिपेटेड। बट एट द सेम टाइम अगर प्राइस की मूवमेंट के साथ अगर डिमांड अगर देखने की अगर फैक्टरिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से 5,500-6,000 टन चांदी बिल्कुल ये पूरे साल में इंपोर्ट हो सकती है। ओके। तो इंपोर्ट्स की उम्मीद है, कुछ और मुनाफा वसूली भी आ सकती है और मांग यहाँ पर पिकअप करेगी। ऑफ कोर्स देखना होगा वो 9% का जो इंटरेस्ट रेट रादर टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसके लिहाज से कितना असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आता है। ये तो ऑफ कोर्स बात हुई चांदी की। हमारे साथ रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी जी भी अब जुड़ चुके हैं। कोठारी जी नमस्कार। और अच्छी खासी मुनाफा वसूली, और इसके बारे में हम बात भी करते रहे हैं कि देर सवेर आनी तो है ही, और 2300 के नीचे के स्तर भी यहाँ पर अब निकलते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप ये करंट नंबर्स, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बाकी है? नहीं, अभी तो मैडम शुरुआत हुई है। आपने देखा होगा कि लास्ट 23-25 स्पॉट पे आके बिट करेक्शन कर देता है। इस टाइम पे इन्होंने 23-25 का स्पॉट को ब्रेक किया है, और उसको मुझे लगता है कि अभी भी $2250 तक का एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि अब गोल्ड अगर 23-25 के ऊपर स्पॉट जाता है तो इसमें तेजी दिखती है। बाकी फिलहाल तो कोई तेजी का ध्यान नहीं दिख रहा है। बट नो डाउट है कि फिजिकल मार्केट में माल बहुत शॉर्ट है, फिजिकल माल भी बिग बाय हो रहा है। तो मैंने पहले कहा था कि अगर ये लेवल पे आएगा तो लोग गोल्ड यहाँ पे बाइंग में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे अब लोग गोल्ड बाइंग भी कर रहे हैं, डिमांड भी है और शॉर्टेज भी है माल की। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्राइस के ऊपर आ तो इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। कोठारी जी, आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, और अगर 2250 के स्तर भी देखने को मिलते हैं तो और कितनी मंदी फिर नीचे में देख सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर ऊपर जाना है तो उसको करेक्शन आना चाहिए। बट अब एक डाउनफॉल, अगर आप पहले जो $2,000 का हम एकदम लो देखते थे, वो इस साल का लो $2150 के आसपास ही है। $2150 इसका लो रहेगा, बॉटम रहेगा। बट गोल्ड का है यही है कि गोल्ड में आप ज्यादा मंदी, सिल्वर अलग बात है, बट गोल्ड में आप इससे करेंसी जस्ट लाइक अ करेंसी, इसमें कोई हेज ऑयल के सामने करता है, कोई सिल्वर के सामने करता है। तो ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई इंश्योरेंस के सामने करता है। तो मुझे लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या डॉलराइजेशन है, या गोल्ड अपना इंटरेस्ट कट है, या डेट सीलिंग है, उस किसी ना किसी इफेक्ट उसको गोल्ड पे आते रहता है।
तो गोल्ड मुझे ज्यादा मंदा नहीं दिखता। ठीक है, करेक्शन, वी होप दैट करेक्शन था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा था, क्लियर कट देख रहा था कि सिर्फ स्पेकुलेटिंग बाइंग हो रही है और लोगों का स्पॉट ट्रिगर कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे देखिए, जैसे 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 इंडिया में बाइंग चालू होती है वैसे प्राइस को फॉल करते रहता है। अब इंडियन मार्केट में प्राइस को थोड़ा हाई रखेंगे, लोग फिर से बाइंग करने जाएंगे कि अरे प्राइस वापस नहीं बढ़ जाएगा। पर धीरे धीरे हमको बाइंग देते रह रहे हैं, हर भाव में हम जो भाव में चाहेंगे वो भाव में बाइंग देते रह रहे हैं। कोठारी जी, इसका इसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का कैलकुलेशन निकलेगा फिर, अगर हम 2250 2150 जैसे लेवल्स देखते हैं तो? देखिए 67-68,000 अभी बॉटम हो गया है, हार्डली इंक्लूडिंग जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ। 68-69,000 आए तो बहुत बड़ी बात है। बट नो डाउट मुझे ज्यादा मंदी नहीं लग रही है। जिस करेक्शन आता है, जो भी करेक्शन आता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और रही बात ज्वेलर्स के लिए या जिसके पास स्टॉक पड़ा है, उसको स्टॉक सेल करके इस प्राइस के ऊपर अभी जो हाई और अगस्त का गोल्ड एमसीएक्स में बाय करना चाहिए, उनको काफी ज्यादा मुनाफा वसूली हो जाएगी। काफी सारे ज्वेलर्स की यहाँ पर ओपन अनफिक्स्ड बाइंग भी पड़ी हुई थी, आपको लगता है अब वो समय है यहाँ पर भी क्लियर करने का? नहीं, अभी देखिए जो मार्केट में डिस्पैरिटी थी वो अब खत्म हो गई है। इसके पहले जब मार्केट प्राइस एकदम सडनली शूट हुआ था, जब $40 $45 डिस्काउंट हो, अब जाके वो डिस्काउंट सब खत्म हो गया है। तो इस हिसाब से कि सिल्वर में अभी भी डिस्काउंट काफी है, बट गोल्ड के अंदर डिस्काउंट खत्म हो गया और गोल्ड अभी इंपोर्ट होना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्राइस एक सस्टेन हो जाएगी, फिजिकल डिमांड रहेगा तो प्राइस को एक जगह पे आके उसको स्टेबल कर देगा। तो आई थिंक $2250 स्पॉट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो इस वीक में भी आना चाहिए, बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाजार ऊपर ही मूव होना है। यानी कि डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग, एक करेक्शन बहुत ज़रूरी थी यहाँ पर। जिस तरह से प्राइसेस भाग चुके थे वो फाइनली इस हफ्ते में शायद हम होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया चिराग आपका साथ जोड़ने के लिए, और कोठारी जी आपका भी साथ जोड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। मेटल्स पे अब यहाँ पर फोकस करेंगे क्योंकि हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर भी है। किशोर, कैसे देखते हैं आप जो हमने रिसेंट रनअप देखा था कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में, क्या यहाँ पर भी एक नियर टर्म टॉप बन चुका है? नहीं, आई थिंक कॉपर का डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म बूम चल ही रहे, एंड मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए। आई थिंक चाइनीज़ ड्रिवन रैली अभी भी जिंक और कॉपर जो मेरा फेवरेट मेटल से आज भी, आई थिंक जिंक अराउंड 246 के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। 250 तक भी जगह है। कॉपर में आई थिंक 838 अराउंड 840 तक भी आपको अपसाइड जगह है। एनीथिंग क्लोज टू 832 833 इज़ अ बाय लेवल फॉर कॉपर। ऑलराइट, तो इन डिप से भी खरीदारी करके काम करना है, और शॉर्ट की सलाह फिलहाल यहाँ पर किशोर की तरफ से नहीं है। किशोर, एक फाइनल सवाल यहाँ पर एनर्जी पे, जहाँ पे क्रूड में हमने कांस्टेंट डिक्लाइन आता हुआ देखा है, 4 हफ्ते के लोज पर अब कारोबार, यहाँ पर क्या करने की राय है? क्रूड में आई थिंक जो मिडल ईस्ट का टेंशन ईज हुआ उसके वजह से थोड़ा बहुत वीकनेस देखने के लिए मिला, और ख़ास करके जो मिडल ईस्टर्न इफेक्ट आपको ब्रेंट पे ज़्यादा पड़ेगा। एंड डब्ल्यूटीआई इज़ एनीवे, जो स्प्रेड है डब्ल्यूटीआई ब्रेंट के बीच में वो एक्सपैंड हुआ था होता है। आई थिंक फिलहाल के लिए वो करेक्ट हो रहा है। आई थिंक ये जो पोजिशंस है कि जो शॉर्ट डब्ल्यूटीआई और लॉन्ग ब्रेंट जो पोजीशंस बना हुआ है, आई थिंक वो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में एक अनवाइंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ईज ऑफ टेंशंस। तो उसके वजह से शायद मैं जो डब्ल्यूटीआई में हल्का सा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस बेहतर रहेगा। 6900 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 170 रुपये के आसपास अवेलेबल है, वो खरीदारी करके चल सकते हैं। 220-225 का टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस 140 के आसपास रख सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग क्रूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नंबर्स यहाँ पर देख लिए हमने, तो शॉर्ट डब्ल्यूटीआई, लॉन्ग ब्रेंट में जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो ये हफ्ता इन दैट सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेटा भी है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स भी हैं चाइना, टर्की में, तो बाजार ऑफकोर्स वहाँ से भी क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया किशोर साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर गेहूँ की करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी हेडलाइंस हैं। साथ हैं वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। अजय जी नमस्कार। और सभी तरफ बात यह है कि क्या इंडिया उतना गेहूं प्रोक्योर कर पाएगी जितना उन्होंने टारगेट रखा है, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं काफ़ी जगह से हैं, उनका ये मानना है कि अब तक एफसीआई की प्रोक्योरमेंट देखी जाए तो पिछले साल के मुकाबले 35-36% कम ही है, बिकॉज आवकों में यहाँ पर डिले है। बिल्कुल, इस साल थोड़ी सी जो है आवक में डिले हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 15-20 दिन में खास तौर पे पंजाब और हरियाणा में जो पिछला स्तर है वो आ जाएगा। और आज की तारीख में तो हरियाणा पैक को लीड कर रहा है, लेकिन वेरी सून जो है पंजाब इसे ओवरटेक कर लेगा।
और जहां तक एमपी का सवाल है, अब एमपी में ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यूपी की है। यूपी में इस साल मच बेटर क्रॉप है ओवर प्रीवियस ईयर्स, लेकिन यूपी के दो राज्यों से जो लग के, जैसे एमपी और राजस्थान है, उधर बोनस है 125 रुपए का, यूपी में बोनस नहीं है। और दूसरी बात जो है, ये इलेक्शन ओवरलैप हो रहा है अभी, तो मशीनरी भी जो है पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं है प्रिक्योरमेंट में। एंड फार्मर्स जो है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो बेटर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपी में, क्योंकि इस साल क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो कुछ अराइवल या जो है मार्केट में लेट लेके आ रहा है, और कई बंदिशें हैं, उसे लग नहीं रहा है कि बेस्ट प्राइस मिल रहा है। एंड यूपी में मंडी अबाउ एमएसपी कोट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा, पंजाब और एमपी जो है इसे 25 मिलियन टन तक पहुंचा देगा आने वाले 15-20 दिन। जो एक पूरा का पूरा नंबर है अजय जी, लास्ट ईयर जो प्रोक्योरमेंट थी वो 26.2 थी, अगर कोई और नंबर है तो प्लीज करेक्ट करें, और इस साल सरकार ने 33.5 तो रखा है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके अगेंस्ट में? उम्मीद तो यह है कि लास्ट ईयर को क्रॉस करेगा। 25-26, मतलब 25 और 30 के बीच का जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा। पर ये बात जो है, मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ मई में पता चलेगा कि पंजाब और हरियाणा में जो है नॉर्मली 99% सरकारी हाथों में चला जाता है। इस साल हो सकता है थोड़ा बहुत फार्मर रोके या स्टॉकिस्ट वहां पर एक्टिव हो जाए, लेकिन इन दोनों प्रांतों से तो मुझे लगता है 20-21 मिलियन टन हो जाना चाहिए, और 4-5 मिलियन टन एमपी से हो जाना चाहिए। और यूपी और बाकी प्रांतों से जो है ज्यादा उम्मीद इस साल रखना नहीं चाहिए। अजय जी, आप 25 और 30 के बीच में बोल रहे हैं, बहुत बड़ी रेंज है, किस तरफ आप ज्यादा लीन हो रहे हैं? आप समझ लीजिए जो है 25-26 की जो है पूरी उम्मीद है, उससे ऊपर जो आएगा वो बोनस है सरकार के लिए। आपने ये भी कहा, जैसे दो ऑप्शंस आपने यहाँ पर दी, या तो किसान होल्ड कर रहा है या फिर प्राइवेट ट्रेड के हाथ में जा रहा है। अब प्राइवेट ट्रेड तो थोड़ा सा बंधा हुआ है बिकॉज वो फ्राइडे के जो डिस्क्लोजर्स हैं उसको लेकर, फार्मर्स आपको कितना लगता है कब तक होल्ड कर पाएंगे? खासतौर पे यूपी में तो जरूर जो है फार्मर होल्ड कर पा रहा है, एंड वो आने वाले 1-2 महीने होल्ड कर पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ही इज डेफिनेटली होपिंग बेटर प्राइस। और देखे ना, उनके बाजू के दो स्टेटों में जो है 125 रुपए ऊपर है, तो उस लेवल पे आके मेरे को लगता है फार्मर की सेलिंग आएगी। जब यूपी एमपी को मैच कर लेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तब जरूर जो है फार्मर की सेलिंग आएगी। फार्मर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं बेचना चाहता है। जब 2400 में सरकार खरीद रही है और मंडी जो है एमपी में भी एमएसपी से ऊपर है, तो जरूर जो है जब 125-150 रुपए एमएसपी से ऊपर हो जाएगा यूपी में, तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर आने लग जाएगी। ये भी एक कॉन्वर्सेशन फिर से अब सब जगह इरप्ट होने लगी है अजय जी, कि अगर प्राइवेट ट्रेड होल्ड करता है या किसान यहाँ पर होल्ड करता है और सरकारी खरीद अपने लक्ष्य से बहुत नीचे आती है, तो थोड़ा बहुत इंपोर्ट खुलता हुआ सरकार के लिए हम देखेंगे। देखिए, ये जो है पिछले साल तो जो है निकाल दिया सरकार ने, पर अगर सरकार को कंफर्टेबल रहना है अपने स्टॉक पोजीशंस में, बफर में, और प्राइस को जो है कंट्रोल में रखना है, तो कुछ एडिशनल सप्लाईज तो जो है कंट्री में आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो पेस है वो कोई खास नहीं रहा, मतलब मोर और लेस स्टैग्नेट हो गया है और कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली जो है आने वाले 6-7 महीने में सरकार को एक कॉल लेना पड़ेगा कि अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी आधी भी कर दे, तो जरूर जितना अपना शॉर्टफॉल है या प्राइस राइज को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतना माल जरूर आ जाएगा। अगर ड्यूटी आधी भी कर दे, जो 40 से अगर उसको 20 कर दे, तो भी जो है काफी माल कंट्री में आ जाएगा। एक फाइनल सवाल, तो इंडस्ट्री अपने आप को ऐसे माहौल में कैसे पाती है, क्योंकि सरकार, जैसे आपने कहा, पूरी कोशिश करेगी कि माल उठा सकें, फसल अच्छी खासी है, सरकार वो चीज़ भी जानती है, ईल्ड भी ठीक ठाक है, सरकार के हिसाब से 112 है, इंडस्ट्री के हिसाब से 107, 108 है, लेकिन अगर वो नंबर्स भी देखें तो अगर सरकार नहीं खरीद पाती है और अगर इम्पोर्ट भी नहीं करती है, तो डोमेस्टिक मार्केट्स में और कितनी कड़ाई लेके आ पाएगी? इससे मेन ये रहेगा कि जो सरकार जो है ओएमएसएस को कितनी जल्दी स्टार्ट करती है इन केस, और ये सब चीजें जो है जून महीने में जाके क्लैरिफाई होंगी, क्योंकि अभी भी सब अंदाजे में ही घूम रहे हैं। एंड सरकार को जो भी नीति बनानी पड़ेगी वो जून में बनानी पड़ेगी।
एक बार सारा जो है गेहूं का जो विश्लेषण हो जाता है और एक सर्टेनिटी हो जाती है, मुझे लगता है कि जरूर इस साल जो है सरकार कुछ ना कुछ इंपोर्ट की जो ड्यूटी है उसको ट्वीक करेगी और ओएमएसएस भी जो है जल्दी शुरू कर देगी। ऑल राइट। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पर गेहूं में लिए जा सकते हैं और अगले 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये देखने के लिए कि सरकारी खरीद कैसी आती है, प्राइवेट ट्रेड कितना लेता है और सरकार यहाँ पर और कितनी कड़ाइयाँ बरत सकती है टू एंश्योर कि उनके बफर स्टॉक में यहाँ पर सफिशिएंट स्टॉक आ जाए। अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया उस सब विश्लेषण के लिए, लेकिन इसी के साथ प्रोग्राम में इतना ही समय है। जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO के पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स और क्या है नए डायनामिक्स, एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स और कैसे पढ़ें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक पर।